वेलकम बैक एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। नेक्स्ट टेस्ट लगाते हैं, टेस्ट नंबर 90 यूपी पीसीएस के लिए और फोकस करने वाले हैं इसमें हम जनरल साइंस के प्रश्नों पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 पर आ जाइए। इस टेस्ट सीरीज़ की प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर 90 तक पहुँच सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट जो है, कथन जो है, गलत है। पहला है, तापमान के बढ़ने पर वायु में ध्वनि का वेग बढ़ता है। तापमान के बढ़ने पर वायु में ध्वनि का वेग बढ़ता है। दूसरा स्टेटमेंट है, वायु में ध्वनि वेग दाब पर निर्भर नहीं करता। वायु में ध्वनि का छूट गया है, का वेग दाब पर निर्भर नहीं करता। आर्द्रता के बढ़ने पर वायु में ध्वनि वेग जो है वो कम हो जाता है। ध्वनि वेग या ध्वनि का वेग एक ही है, ठीक है, ऊपर भी ठीक ही लग रहा है। आयाम तथा आवृत्ति के परिवर्तन से वायु में ध्वनि वेग प्रभावित नहीं होता। बताइए। तापमान के बढ़ने पर वायु में ध्वनि का वेग बढ़ता है, सही है। वायु में ध्वनि वेग दाब पर निर्भर नहीं करता। वायु में ध्वनि का जो वेग है वो दाब पर निर्भर नहीं करता, ठीक है, नहीं करता। आयाम तथा आवृत्ति के परिवर्तन से वायु में ध्वनि वेग प्रभावित नहीं होता है। नहीं होता है क्या? वायु में ध्वनि का वेग आवृत्ति और आयाम यानी फ्रीक्वेंसी और आयाम के परिवर्तन से बिल्कुल नहीं होता, करेक्ट है। तो यही गलत है, सी। आर्द्रता के बढ़ने पर वायु में ध्वनि का वेग कम हो जाता है। तो कम नहीं होता, बल्कि ह्यूमिडिटी से जो है ध्वनि का वेग वायु में बढ़ जाता है। तो आर्द्रता के बढ़ने पर वायु में ध्वनि का वेग जो है बढ़ जाता है, क्योंकि आर्द्रता बढ़ने के साथ वायु के घनत्व में कमी आती है, इसलिए। कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोलकर आप कमरे को कुछ डिग्री ठंडा कर सकते हो। आप अंततः कमरे को गर्म कर सकते हो। आप ना तो कमरे को गर्म कर सकते हो और ना ही ठंडा। आप इसको रेफ्रिजरेटर के तापमान तक ठंडा कर सकते हो, मतलब जो भी तापमान रेफ्रिजरेटर में सेट होगा। तो पहले को एलिमिनेट करते हैं। आप कमरे को कुछ डिग्री तक, ठंडा तो नहीं होगा कमरा, ना गर्म होगा ना ठंडा होगा, ये भी गलत है, गर्म होगा। इसको रेफ्रिजरेटर के तापमान पर ठंडा कर सकते हो, ये भी गलत है। अंततः आप इसको कमरे को जो है थोड़ा गर्म कर सकते हो, सी हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। तो रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खुला रखने पर उसमें से जो है अनेक प्रकार की गैसें निकलती हैं जो कमरे के तापमान को बढ़ा देंगी। प्रैक्टिकल कर सकते हो आप घर पे भी ये। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। दीर्घ रेडियो तरंगें पृथ्वी के किस तरह से परावर्तित होती हैं? दीर्घ रेडियो तरंगें पृथ्वी के किस, ये तरह नहीं है, सतह है, सतह, किस सतह से परावर्तित होती हैं? तो आयनोस्फीयर से होनी चाहिए, आयन मंडल से, बी है इसका आंसर। तो देखिए, दीर्घ तरंगें पृथ्वी के आयन मंडल से परावर्तित होती हैं। यह मंडल 80 से 400 किलोमीटर की ऊंचाई के मध्य जो है वो स्थित है। कौन सी तरंगें शून्य में संचरण नहीं कर सकती? बताइए। शून्य में संचरण नहीं कर सकती, प्रकाश तो करती है, ऊष्मा करती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी करती हैं। यहाँ शून्य का मतलब है निर्वात से, ठीक है। तो ध्वनि तरंगें निर्वात में कहाँ चलती हैं? तो देखिए, ध्वनि तरंगों के संचरण के लिए जो है किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता होती है, मीडियम की आवश्यकता होती है। ध्वनि तरंगें निर्वात या शून्य में गति नहीं कर सकती। यही कारण है कि चंद्रमा पर ध्वनि तरंगों का संचरण जो है वो नहीं होता, तथा वहाँ दो व्यक्ति एक दूसरे की बातों को जो है नहीं सुन सकते, ठीक है। पेपर पेन ले जाना पड़ेगा समझाने के लिए। एक रडार है जो शत्रु के वायुयान की उपस्थिति का पता लगाता है, प्रयोग करता है किसका? किसका प्रयोग करता है? प्रकाश तरंगे, ध्वनि तरंगे या फिर रेडियो तरंगें, बी। तो रडार एक ऐसी प्रणाली है जिसमें विद्युत चुंबकीय तरंगों विशेषता रेडियो तरंगों की जो है सहायता से स्थिर एवं गतिमान दोनों प्रकार की वस्तुओं की रेंज, ऊंचाई, दिशा एवं गति का पता लगाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। आंतों के रोगों के निदान में निम्नलिखित में से किन किरणों का उपयोग किया जाता है? आंतों के रोगों का निदान करना है,
किन किरणों का उपयोग किया जाएगा? एक्स किरणें। तो एक्स किरण जो है एक प्रकार की विद्युत चुम्बकीय विकिरण है। यह चिकित्सा में आंतों के रोगों के निदान के लिए प्रयोग की जाती है। नीचे दिए गए विकल्पों में से किसमें ध्वनि आर पार नहीं जा सकती? ध्वनि आर पार नहीं जा सकती। वायु में भी जाती है, पानी में भी जाती है, लोहे में भी जाती है, यानी ठोस में और गैस में और द्रव में। अगर क्रम पूछा जाए तो ठोस में सबसे तेज, उसके बाद द्रव में, फिर सबसे अंत में जो है वो गैस में, और नहीं चलेगी तो निर्वात में, वैक्यूम में। तो ध्वनि के संचरण के लिए जैसा कि आपको पता है किसी न किसी मीडियम की आवश्यकता होती है। निर्वात माध्यम की अनुपस्थिति के कारण, माध्यम तो होता नहीं है निर्वात में, इसलिए ध्वनि तरंगे संचरण नहीं कर पाती। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। स्पष्ट रूप से प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तित और सुनने वाले के मध्य कम से कम कितनी दूरी होनी चाहिए? कितनी फीट में चाहिए या मीटर में? 165 फीट तो बहुत ज़्यादा हो गई, 165 मीटर भी बहुत ज़्यादा हो गई। 16.5 मीटर डी। तो प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तक सतह से ध्वनि के स्रोत की न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए? 16.5 मीटर। डेसिबल किसे मापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? आसान सा प्रश्न है। किसको? वातावरण में ध्वनि। तो वातावरण में ध्वनि की तीव्रता का स्तर जो है डेसिबल में मापते हैं, पता होगा आपको। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाइए। मनुष्य के लिए शोर की सहन सीमा करीब करीब कितनी होनी चाहिए? 45 डेसिबल, 85 डेसिबल, 105 डेसिबल, 125 डेसिबल। ये इंपॉर्टेंट है प्रश्न। इस तरह से पीसीएस बनाती है, यूपी पीसीएस, कि जब पत्ते हिलते हैं तो पत्तों की सरसराहट की कितनी रहती है? तो 20 से 30 रहती है। जो ऑप्शन आयोग ने यही सही दिया था। तो यहाँ पर जो सहन सीमा होनी चाहिए 85 सबसे अच्छा उत्तर है, बी हो जाएगा। देखिए साधारण बातचीत में जो है ध्वनि की तीव्रता का स्तर रहता है 30 से 60 डेसिबल साधारण बातचीत में। और सोते समय यदि व्यक्ति को आपको जगाना है तो 50 डेसिबल की ध्वनि पर्याप्त है इसको उठाने के लिए। 80 डेसिबल के शोर में लगातार रहना हानिकारक सिद्ध होता है और 90 डेसिबल किसी शोर को बर्दाश्त करने की अधिकतम सीमा होती है। ठीक है, तो 90 होता तो ज़्यादा अच्छा होता, लेकिन 85 वहाँ पर सबसे अच्छा उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए। एक मजदूर रेल की पटरी पर कार्य कर रहा था। एक लड़का कुछ दूरी पर अपने कान पटरियों पर रखकर जब मजदूर द्वारा की जाने वाली हथौड़ी की आवाज़ को सुनता है तो 2 बार आवाज़ सुनाई देती है उसको। क्यों होता है ऐसा? लड़के को 2 बार आवाज़ सुनाई देती है, क्यों? क्योंकि ध्वनि का वेग वायु में इस्पात की अपेक्षा अधिक है। ध्वनि का वेग इस्पात में वायु की अपेक्षा अधिक है। ठीक है, तो कैसे चलती है ध्वनि? ठोस, द्रव, गैस। ठोसों में अधिक होती है ना, तो इस्पात में अधिक है वायु की अपेक्षा। ये हो जाएगा फिर। तो ध्वनि का वेग ठोस में गैस की अपेक्षा अधिक होता है। ध्वनि का वेग इस्पात में अधिक होता है, जिस कारण रेल की पटरी से होकर ध्वनि पहले पहुंचेगी, फिर बाद में वायु से होकर। ठीक है, इसलिए उसे 2 बार आवाज़ सुनाई देगी। टेलीविज़न के दूरस्थ नियंत्रण के लिए किस प्रकार के विद्युत चुम्बकीय विकिरण का प्रयोग किया जाता है? बताइए। दृश्य दिखाई तो देती नहीं है, अल्ट्रा वायलेट भी नहीं है, अवरक्त हो जाएगा, अवरक्त विकिरण। तो दूरस्थ नियंत्रण या फिर सुदूर नियंत्रण जो होता है वो बिना तार के कुछ दूरी पर स्थित किसी इलेक्ट्रॉनिक युक्ति जैसे कि टेलीविज़न आदि को नियंत्रित करने में काम आता है। तो कितनी दूरी? लगभग 5 मीटर। रिमोट कंट्रोल प्रायः अवरक्त विकिरणों का उपयोग करके दूर से ही काम करते हैं। ठीक है, अवरक्त तरंगों का उपयोग करके। क्वेश्चन नंबर 13 पर आइए। डायनामो परिवर्तित करता है। डायनामो क्या परिवर्तित करता है? काइनेटिक एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में चेंज करता है, यानी यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। ये जो पवन चक्की होती है ये क्या काम करती है? पवन चक्की का काम क्या है? ये काइनेटिक एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में चेंज करती है, तभी तो बिजली बनती है। तो डायनामो फिर डीसी बनाएगा, ये डीसी से एसी बन जाएगी। ठीक है, डायनामो विद्युत चुम्बकीय प्रेरण द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को, मतलब काइनेटिक एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी यानी विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। और विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में
परिवर्तित करना है तो क्या लाना पड़ेगा आपको, क्या लाना पड़ेगा, विद्युत मोटर। ठीक है, विद्युत मोटर लगानी पड़ेगी। जब विद्युत ऊर्जा गति में परिवर्तित होती है तब 50% ऊष्मा की हानि होती है, 30% ऊष्मा की हानि होती है, 80% ऊष्मा की हानि होती है, ऊष्मा की कुछ भी हानि नहीं होती। जब विद्युत ऊर्जा गति में परिवर्तित होती है तब ऊष्मा की कोई भी हानि नहीं होगी। ठीक है, तो जब विद्युत ऊर्जा गति में परिवर्तित होती है तो ऊष्मा की कोई भी हानि नहीं होती, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 15, अंतिम प्रश्न है ये। आपस में जुड़ी दो आवेशित वस्तुओं के बीच विद्युत धारा नहीं प्रवाहित होती है यदि वे हों समान विभव पर, धारिता पर, आवेग पर या फिर प्रतिरोधकता पर। आपस में जुड़ी दो आवेशित वस्तुओं के बीच इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं करेगी यदि वे हों समान विभव पर। तो आपस में जुड़ी दो आवेशित वस्तुओं के बीच विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है यदि वे हों समान विभव पर। तो सीधा सीधा याद रखिए, सामान्य विज्ञान के 15 प्रश्न, ये सारे के सारे प्रश्न पहले पूछे गए हैं। ठीक है, तो इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो उनकी प्रैक्टिस एक बार तो कर ही लेना। बाकी 13 जून को एग्ज़ाम है, यूपी पीसीएस का डेट आ गई है, और यूपीएससी सिविल सेवा का 27 जून को एग्ज़ाम है। हर दिन प्रैक्टिस करते रहें। धन्यवाद।